गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूंजी की लागत में प्रीवियस वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के बारे में, जिसमें कि हमने ये देखा कि कॉस्ट ऑफ जो डिबेंचर है वो दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। एक होता है परपेंचुअल यानी इरिडेम्बल और एक होता है रिडेम्बल बेस पे। तो फॉर्मूले के बेस पर या आप कह सकते हैं थ्योरी का क्वेश्चन आए तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा सोर्सेज वो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मीनिंग आना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता क्या है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब होता है पूर्वाधिकार अंश पूंजी। ठीक है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी। पूर्वाधिकार का नाम ही पता चलता है, यानी पूर्व कोई अधिकार इनको प्राप्त है। क्लियर? तो सबसे पहले इनको क्या होता है, डिविडेंड लेने का सबसे पहले अधिकार होता है इक्विटी से पहले। फर्म के एंड में इनको कैपिटल रिसीव करने का भी अधिकार इक्विटी से पहले होता है, इसीलिए इसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। इनका जो डिविडेंड रहता है वो किस नेचर का होता है? फिक्स नेचर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं कि कंपनी अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट इन प्रेफरेंस शेयर से भी कर सकती है। इस पे डिविडेंड जो दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है, वो निश्चित होता है। क्लियर? इस पे आप कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स होता है लाभांश पर आयकर या निगम कर के लिए एक स्वीकार्य व्यय नहीं है, यानी कि ये टैक्स देने के बाद कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद में क्या करेगी, इन डिविडेंड पे बाद में ये देती है। ठीक है, मतलब बाद में ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है। क्लियर है? तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर के कह सकते हैं टैक्स के पश्चात की लागत है, यानी आफ्टर टैक्स की कॉस्ट है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसको भी वैसे हम लोग टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है परपेंचुअल बेस पे और एक होता है आपका किस बेस पे? रिडेम्बल बेस पे। तो इसको भी हम ऐसे बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो आपका अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो आया है आपके सिर्फ जो इरिडेम्बल है उस बेस पे ये क्वेश्चन आया है। तो चलिए बात करते हैं, इसको भी हम परपेंचुअल प्रेफरेंस शेयर और जिसे इरिडेम्बल कह सकते हैं, और एक क्या हो जाएगा आपका रिडेम्बल यानी शोध्य प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? ये हो जाएगा शोध्य। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? चिरकालिक। आप जानते हैं कि इस तरह के जो परपेंचुअल रहते हैं ये नहीं होते हैं वास्तविकता में, जिसे अपन कह सकते हैं अशोध्य। अशोध्य भी कह सकते हैं और चिरकालिक भी कह सकते हैं, जिसका शोधन कंपनी को अपने लाइफ पीरियड में नहीं करना है, जबकि ऐसे नहीं होता है वास्तविकता में, और ये शोध्य ही होते हैं रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर। लेकिन जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक आपके क्वेश्चन आए हैं वो परपेंचुअल के ही आए हैं, बहुत इजी है। जिस तरह से आपको पता होगा कि डिबेंचर में हमने के डी का मतलब क्या था? कॉस्ट को बता रहा था, डी डिबेंचर को बता रहा था। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? आई था, क्योंकि डिबेंचर पे क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं अपन, और एनपी और मल्टीप्लाई 100 कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला यहाँ होगा। यहाँ पे के और पी में क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की बात की जा रही है, पूर्वाधिकार अंश की। और यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे हम इसको क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं, तो डिविडेंड लिखना है, और डिबेंचर पे अपन इंटरेस्ट देते हैं, इसीलिए यहाँ पे आई आया था, और यहाँ पे डी आएगा क्योंकि डिविडेंड देते हैं। एनपी नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब क्या हो गया? नेट प्रोसीड ध्यान रखिएगा, आपके कभी कभी क्वेश्चन में नेट प्रोसीड भी होता है, मार्केट प्राइस भी होती है और फेस वैल्यू भी होती है। तो देखिए, यहाँ कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। जो नेट प्रोसीड होगी वो न्यू कंपनी के लिए होती है। क्लियर है?
और जो मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू होगी वो पहले से कोई कंपनी है उनके लिए भी होती है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनपी का मतलब हो गया वही फ्लोटेशन कॉस्ट है, डिस्काउंट है, कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो सारा लेस हो जाएगा और उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा, सेम एज इट इज डिबेंचर जैसे। उसी तरह से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डिबेंचर के रिडेम्बल का प्रीवियस वीडियो में। क्या था फॉर्मूला? देखो बहुत इजी था उस समय भी कि हमने के डी किया था, यहाँ पे आई प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन, और यहाँ क्या था आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100। बस आपको आई के जगह क्या लिखना है, यहाँ पे डी लिखना है, तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस के पी लिखना है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे आई के जगह डी, डी प्लस वही रिडेम्बल वैल्यू माइनस एन पी अपॉन एन, डिवाइड करेंगे आर वी रिडेम्बल वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट अपॉन 2 और मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? ये लिख दिया आपने। और ध्यान रखना कि ये जो चीज है ये क्या है, आफ्टर टैक्स। सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है क्योंकि यहीं जाके क्वेश्चन गलत होता है। ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट है। ये क्या होती है? आफ्टर टैक्स कॉस्ट। टैक्स इसमें से लेस होता है, जबकि डिबेंचर वाला जो पोर्शन था उसमें बिफोर निकाला था, उसके बाद अपन ने 1 माइनस टी किया था, याद है आपको, ठीक है। टैक्स का निकालेंगे, ये होते हैं बिफोर, क्योंकि सबसे पहले इनकम जो आती है उसमें से इंटरेस्ट लेस होता है फिर टैक्स होता है। जबकि डिविडेंड का प्रोसेस क्या होता है, आपको पता होगा कि इनकम आती है, फिर इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेस करते हैं, फिर टैक्स लेस करते हैं और फिर हम डिविडेंड देते हैं, है ना। तो ये डिविडेंड टैक्स लेस करा हुआ होता है, इसीलिए इसे आफ्टर टैक्स कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ये देगा कि अगर डायरेक्ट दे रखा है कि प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट निकालिए, तब आप ये फॉर्मूले बेस पे निकाल सकते हैं। लेकिन वो कहता है बिफोर टैक्स कॉस्ट निकालिए, ठीक है। ये तो आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स हमारा निकलेगा, ये सारे फॉर्मूले आफ्टर टैक्स के दे रखे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी टैक्स लेस होता है। तो अब हमें क्या करना, अगर बिफोर का निकालना है तो कैसे करेंगे, उसको एक एग्जाम्पल से हम सॉल्व करके देखते हैं। क्लियर है आपको? तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपका कि डिबेंचर जो डिविडेंड वाला है एनपी, वो आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रखा था, मैं ये 2014 में जो क्वेश्चन आया था आपका वही लेके सॉल्व करने वाली, ठीक है। तो देखिए एक थी सीता लिमिटेड इश्यूड 1000 10% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, यानी कि क्या कहना है, 1000 के शेयर थे, सीता लिमिटेड ने इश्यू किए 10% प्रेफरेंस शेयर और 100 की रेट पे। क्लियर? ये दे रखा है। साथ ही आपको दे रखा है फ्लोटेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ इश्यू दे रखा है कि भाई कॉस्ट ऑफ इश्यू 3 रुपए है। अब ध्यान रखिएगा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। नेट प्रॉफिट होता है ना बेटा, वो हमेशा किसके लिए होता है, जो न्यू कंपनीज होती हैं, न्यू फर्म होती हैं, उसके लिए होता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जबकि मार्केट प्राइस अगर दे रखा है या फेस वैल्यू अगर आपको दे रखा है तो ये चीज किसके लिए होगी, ये पुरानी जो ओल्ड कंपनी होगी या ओल्ड फर्म होगी उसके लिए होगा। क्लियर है आपको? यानी कि उसने जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए तब उसको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े, फ्लोटेशन कॉस्ट थी वो 3 रुपए है, ठीक है। आपको दे रखा है कि प्रेफरेंस शेयर की कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। टैक्स रेट आपको दे रखा है, टैक्स है 50%। क्लियर? अब आपको वो 3 सिचुएशन दे रहे हैं, एट पार, सम मूल्य पर बताओ, या फिर आप 5% डिस्काउंट पे बताओ, और साथ ही साथ आप 10% किस पे बताओ, प्रीमियम पे बताओ। तो 3 सिचुएशन में ये आपको सॉल्यूशन पूछ रहा है, एट पार का, डिस्काउंट का और प्रीमियम का, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एट पार पे। सबसे पहले हम बात करेंगे एट पार पे, सम मूल्य पर।
कोई भी डिस्काउंट प्रीमियम नहीं है। क्लियर? सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये है आपकी आफ्टर टैक्स। डिविडेंड DPS यानी डिविडेंड पर शेयर अपॉन NP मल्टीप्लाई 100। ओके, DPS कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में? 10%। कहाँ दे रखा है? प्रेफरेंस शेयर के आगे। क्लियर? तो ये आ जाएगा 10 NP कैसे निकालेंगे? देखिए, आपका 100 का शेयर है, कितना है? 100, तो 100 माइनस 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 97। अमाउंट से भी कर सकते हो, मैंने डिवेंचर वाले में आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे अमाउंट का कर सकते हैं। ठीक है, 10/97 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10.309%। क्लियर? तो ये आ जाएगा 10.309%। ठीक है, अब इसे आपको निकालना है बिफोर टैक्स का। ठीक है, बिफोर टैक्स का, तो उसको कैसे निकालेंगे? KP बिफोर टैक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आफ्टर टैक्स वाली अमाउंट आई है, तो यहाँ लिख देंगे KP आफ्टर टैक्स जितनी अमाउंट आई है, और इसको ओपन कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट, जितनी टैक्स रेट है। वन माइनस जो टैक्स रेट है। ठीक है, अब देखो कितना आया? 10.309। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस कितना है टैक्स रेट? 1.5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और वो आपका आंसर आ जाएगा 20.618%। तो ये थी बिफोर, और आफ्टर टैक्स कितनी होगी ये? क्लियर है आपको? बिफोर टैक्स कितनी थी? 20.618%, जबकि आफ्टर टैक्स इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, टैक्स लेस हो जाएगा, तो 10.309%। ठीक है, अब बस डिफरेंस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने किया था 100 माइनस 3, अब डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट 5 जोड़ दो, तो यानी कि 8 लेस करना है अब 100 में से, तो कितना आ जाएगा? 92। सेम, सिर्फ 92 लेकर आपको क्या करना है? चेंज करना है। क्लियर? तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये जो पोर्शन है ये हमारा किस पेज पे है? डिस्काउंट पे, क्योंकि हमें 3 तरह की कैलकुलेशन, एट पार पे हमने कर लिया, अब डिस्काउंट पे सिंपल है। 10 दे रखा है आपको, डिवाइडेड बाय, अब कितना करेंगे? 92 मल्टीप्लाई 100। 92 क्यों किया? क्योंकि डिस्काउंट लेस होगा, प्रीमियम ऐड होता है। क्लियर? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.869%। ठीक है, ये आ गया। अब इसे आप बिफोर टैक्स वाला निकाल दीजिए, तो आफ्टर टैक्स था, अब बिफोर का निकाल दीजिए, KP बिफोर टैक्स का। तो कुछ नहीं करना है, KP आफ्टर टैक्स का जो आई है आपकी रेट, उसके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस टैक्स रेट। जितनी बार आप लिखेंगे ना उतना बार आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। 69, टैक्स की रेट कॉमन ही है, करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा 21.738%। क्लियर है? उसी तरीके से आप अब क्या कर सकते हो, अब प्रीमियम के लिए आया, तो प्रीमियम क्या होता है? देखिए, प्रीमियम का मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकलेगा। नेट NP 100 प्लस प्रीमियम कितना है? 10, और माइनस हो जाएगा 3, तो 110 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 107। अब NP आपको 107 लेके करना है क्योंकि ये प्रीमियम है। तो 3 सिचुएशन से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, और ये क्वेश्चन आपके 2014 में आ चुका है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की। किसकी बात करेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, समता अंश पूंजी की लागत, समता अंश पूंजी की
लागत। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड बताए गए हैं, उनके बेस पे अपन करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो 5 कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए 5 कौन से हैं। सबसे पहला आएगा डिविडेंड यील्ड मेथड, ठीक है। सेकंड आ जाएगा आपका अर्निंग यील्ड मेथड, ठीक है। थर्ड आ जाएगा डिविडेंड यील्ड मेथड ग्रोथ प्लस ग्रोथ आ जाएगा, डिविडेंड यील्ड मेथड प्लस ग्रोथ आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा प्लस, यहां लिख देते हैं, और ये हो जाएगा ग्रोथ, ठीक है। उसी तरह से आता है अर्निंग। फॉर्मूले देखना सारे के सारे एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। और पांचवा आता है आपका CAPM, ठीक है, कॉस्ट असेट्स प्रीमियम मॉडल मेथड, कॉस्ट असेट्स प्रीमियम मॉडल, सॉरी कैपिटल असेट्स प्रीमियम मेथड, क्लियर। अब देखिए डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, DPS अपॉन MP मल्टीप्लाई 100। यहां पे हम ये क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो E आ जाएगा, क्लियर है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को किससे प्रेजेंट करेंगे, KE से, ठीक है। MP क्यों लिखा, मार्केट प्राइस लिखा है मैंने, ठीक है, मार्केट प्राइस आएगा इसमें, क्लियर। अब यील्ड में क्या हो जाएगा, EPS अर्निंग पर शेयर अपॉन MP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। उसी तरह से यहां हो जाएगा वही पहले वाला फॉर्मूला ही होगा, यहां पे DPS अपॉन MP मल्टीप्लाई 100 प्लस G, यहां क्या हो जाएगा प्लस G, ये ध्यान रखिएगा बस, इसमें इतना सा डिफरेंस है, ये सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे प्लस G लिखना है, ग्रोथ लिखना है बस यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से इसमें जो डिविडेंड यील्ड मेथड है उसमें भी यही करना है, EPS अपॉन MP मल्टीप्लाई 100 प्लस G, तो ये भी इसके जैसा ही फॉर्मूला है, ठीक है। दो कोई फॉर्मूला याद है तो ये थर्ड फोर्थ और आराम से आपका बन सकता है, क्लियर। अब जो नया फॉर्मूला है आपका, जो कि मोस्टली ये एग्जाम में बहुत कंपटीशन एग्जाम में हमने ये देखा है, एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, ठीक है। ये हो जाएगा RF, ठीक है, रिस्क फ्री, ठीक है, जोखिम फ्री, आप प्लस ब्रैकेट में करेंगे RM, ठीक है, रिटर्न ऑफ मार्केट का, माइनस RF रिस्क फ्री, ठीक है, और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा का, बीटा, ठीक है। तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको मैं बता देती हूँ। RE का मतलब तो आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, RF का मतलब हो जाएगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यहां लिख देते हैं हम लोग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये होता है RF का मीनिंग, क्लियर। RM का मतलब होता है, यहां पे RM का मतलब हो जाएगा आपके मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, क्या हो जाएगा, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। RF का मैंने अभी आपको मीनिंग समझा ही दिया, इसमें RM का बता दिया। और ये B का मतलब क्या होता है, बीटा, बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, बीटा ऑफ सिक्योरिटी, बीटा ऑफ सिक्योरिटी, क्लियर है आपको। तो ये इक्विटी के शेयर कैपिटल, ध्यान रखिएगा थ्योरी का जब क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप इनको बताइए, फॉर्मूले याद कीजिए,
और इसको प्रेजेंट कीजिए। बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपके लेवल के अकॉर्डिंग अभी डिविडेंड यील्ड मेथड का, अर्निंग यील्ड मेथड का और डिविडेंड यील्ड ग्रोथ मेथड का अधिकतर इसी का ही पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्मूले किसके, जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके, ठीक है। अगर ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी कोई नई है, ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी नई है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो एनपी आ रहा है ना, वहां पे हमें एनपी लिखना है। कब लिखना है, जब ये एनपी कब आएगा, जब न्यू कंपनी हो। दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में कि इतना इश्यू, इतना फ्लोटेशन कॉस्ट लगा वगैरह, तो ये नेट प्रॉफिट का नई कंपनी का है। यहाँ पे एमपी जो है ना, वहां क्या आ जाएगा, एनपी, बस ये ध्यान रखिएगा। मार्केट प्राइस पुरानी कंपनी के लिए होता है, एनपी नई कंपनी के लिए होता है, न्यू कंपनी के लिए। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट मेथड है इक्विटी शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करने का। बहुत इजी है, 2 आपको याद रखोगे, डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग यील्ड मेथड। तो डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100, एनपी कब करना है, नई कंपनी होगी। उसी तरह से ईपीएस अपॉन एमपी इंटू 100, और एनपी कब करना है, जब नई कंपनी हो। यहाँ पे पहले वाले फॉर्मूले में से प्लस क्या कर देना है, जी को जोड़ना है। 4th वाले में भी प्लस आपको क्या करना है, जी को ऐड करना है। और ये जो है CAPM यानी कैपिटल असेट्स प्रीमियम मॉडल, ये मॉडल होगा, है ना, M का मतलब मॉडल। तो KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बीटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके थ्योरी क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर से समझ में आ जाए।